हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 में हम वर्णाश्रम वाला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। इसको वर्ण व्यवस्था भी बोला जाता है। और एमपीपीएससी प्री में यूनिट 1 जो न्यू सिलेबस टॉपिक जुड़े हुए हैं न्यू सिलेबस में, वही हम कर रहे हैं। ये जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पी सीरीज़ चल रही है उसका 36वां भाग है। इसके पहले 35 भाग कर चुके हैं, नहीं देखे हैं पूरे भाग देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक मैं करवा रही हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में। फिर लास्ट में आपके कोई टॉपिक तैयार नहीं होते हैं, जब लास्ट में हम रिवीजन क्वेश्चन करते हैं तब आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसके पहले अभी ही थ्योरी समझते जाइए, तो बाद में हम जब प्रैक्टिस करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था आखिरकार होती क्या है। तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का एक अंतर्निहित तथ्य था। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ने समाज को विभिन्न पदानुक्रम में वर्गीकृत किया था। मतलब वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही समाज को डिवाइड कर दिया था, जो व्यक्ति के पेशे और त्वचा के रंग पर आधारित था। क्योंकि संस्कृत भाषा में वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग, इसलिए ये किस पे आधारित था? रंग पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था स्तरीकरण की एक सामाजिक प्रणाली है जो समाज को उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किस प्रकार की प्रणाली है? सामाजिक प्रणाली है, आर्थिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौन सी प्रणाली हो जाएगी? सामाजिक प्रणाली हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था स्तरीकरण की एक किस प्रकार की प्रणाली है? तो यह एक सामाजिक प्रणाली है। वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित प्रणाली प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जा सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो किस वेद में पाया जाता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में पाया जाता है। इसके बाद ये पूछ सकते हैं, जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 ही मंडल है, 1028 सूक्त हैं। तो जो 10वां मंडल है वहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में है। जाति व्यवस्था के विपरीत वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, अर्थात वह व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती थी। इस प्रणाली के तहत व्यक्तियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ये अगला क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि वर्ण व्यवस्था को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो वर्ण व्यवस्था को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 श्रेणियां थी जिसमें वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। फ्रेंड, जिससे मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ, हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 की जो बुकलेट है उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एमपीपीएससी प्री के नोट्स में आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। टोटल 10 बुकलेट यूनिट वाइज रहती हैं, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। हर बुकलेट अपने आप में संपूर्ण सिलेबस को लिए हुए है। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी आपको दिया जाएगा, जहां हम आपकी ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, रोज करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाती है। हर महत्वपूर्ण फैक्ट वहां पे, चाहे कला संस्कृति का हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे जनजातियों का, सभी कुछ वहां पे कराया जा रहा है। तो आप हमारा न्यू सिलेबस का पूरा पैकेज भी परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो महिला सुपरवाइजर का नोट्स भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। जो ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कार्य होते थे और प्रत्येक वर्ण को अपने अपने दायित्वों का पालन करना रहता था और मानदंडों का पालन करना होता था। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों के आने के साथ ही भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलन आ गई। ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो आई है वो कब से आई है, मतलब उसका समय क्या कब का था जब वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ पे आई थी? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ आ गई थी। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप मुझे हाय लिख कर और सेव इट करके अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं। व्हाट्सअप के थ्रू भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स याद होते रहेंगे स्टेटस के थ्रू। तो हाय लिख कर सेव इट करके आपको मेरे पास भेजना है। साथ में अगर आप हमारे नोट्स भी परचेस करना चाहते हैं तभी भी आप मेरे को इस नंबर पर ही व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ के नोट्स लेना है, प्रीलिम्स के या सुपरवाइज़र के। मेंस के नोट्स अपडेट हो रहे हैं, जल्द उसकी जानकारी दी जाएगी। देखो, जो वैदिक काल था
उसमें 3 वर्ण थे, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था और वैश्य था। जो शूद्र नामक नया वर्ण आया है वो उत्तर वैदिक काल में आया है। ये आपसे पूछेंगे कि जो चौथा वर्ग है शूद्र वो किस काल में आया है, तो वो उत्तर वैदिक काल में आया है। और वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं वैदिक काल को, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था उसमें जो शुरू के 3 वर्ण जो थे वो पूर्व वैदिक काल में आए थे, और जो बाद का एक वर्ण था शूद्र, जो नया वर्ण था, वो उत्तर वैदिक काल में आया। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि शूद्र नामक नए वर्ण का उदय किस काल में हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। या ये भी पूछ सकते हैं घुमाकर कि उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण का उदय हुआ है, तो शूद्र नामक वर्ण का हुआ है। इसकी जानकारी भी हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों को द्विज का दर्जा दिया है। ये ऑब्जेक्टिव बनता है इसका बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा है कि द्विज के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो द्विज के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो शूद्र है वो शूद्र को द्विज की स्थिति से बाहर रखा गया है। शूद्र जिसको उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया है और इसको द्विज की स्थिति से बाहर रखा गया है, और उन्हें ऊपरी 3 वर्णों की सेवा के लिए बनाया गया था। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन तीनों की सेवा करने के लिए शूद्र को बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। शूद्र जो वर्ण है वो उत्तर वैदिक काल में आया। द्विज किसको बोला जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज का दर्जा दिया गया है। अब वर्ण व्यवस्था के हम 4 वर्ग प्रमुख पढ़ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जो उच्च वर्ण होता है वो ब्राह्मण होता है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता था। वे आध्यात्मिक व्यवस्था के मामले में सर्वाधिक शीर्ष पर होते थे। वे 4 वर्णों और शाश्वत इकाई के बीच की कड़ी का प्रतीक थे। एक ब्राह्मण महिला एक ब्राह्मण पुरुष से ही शादी कर सकती थी। हालांकि उसे अपनी पसंद के पुरुष से शादी करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन जो जातिगत जो दिया गया था बंदिशें जो थी वो ब्राह्मण से ही कर सकती थी, बट अपनी पसंद से भी कर सकती थी। किस वर्ग में? ब्राह्मण वर्ग में। दूसरा होता था क्षत्रिय। ब्राह्मण के बाद जो पदानुक्रम के मामले में जो सब दूसरे नंबर पर आते थे वो क्षत्रिय आते थे। उन्हें योद्धा वर्ग माना जाता था क्षत्रियों को। उनका प्रमुख कार्य युद्ध भूमि में लड़ना था। अन्य 3 वर्णों को किसी भी विदेशी शत्रु से बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। एक क्षत्रिय को सभी वर्णों की स्त्री से विवाह करने की अनुमति थी। जैसे ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण से ही विवाह कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय जो है, एक क्षत्रिय जो वर्ण था वो सभी वर्ण, कोई भी वर्ण उससे विवाह कर सकता था। हालांकि एक ब्राह्मण या क्षत्रिय महिला को प्राथमिकता दी जाती थी। एक शूद्र महिला को क्षत्रिय से शादी करने से मना नहीं किया जाता था। जो महिला होती थी वो क्षत्रिय से शादी कर सकती थी। अगला है वैश्य। फ्रेंड्स, अगला पढ़ने से पहले ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज आप देख सकते हैं। ये टोटल आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये टोटल 10 बुकलेट आपको दी जाती हैं। हस्त निर्मित मानचित्र, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का उपयोग करते हुए ये बुकलेट तैयार की गई हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। हैंड रिटन मानचित्र का हैंड रिटन, जो भी टॉपिक कठिन है उसको हैंड रिटन लिखा हुआ है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ हो या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, ये सभी बुकलेट जो न्यू टॉपिक सभी जुड़े हुए इनको बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर किया है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक जगह पर उपलब्ध हो रहा है और साथ में मिल रहा है आपको एक ऑनलाइन ग्रुप। मतलब ऑफलाइन आपको नोट्स मिलेंगे और ऑनलाइन आपके लिए ग्रुप दिया जाएगा जहां पर हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। रोज़ मैं बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर देती हूं ग्रुप में। रोज़ ही आपको करंट अफेयर्स दिए जाते हैं रोज़ के, तो बहुत शानदार तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप हमारे ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के नोट्स तैयार किए गए हैं। ये नोट्स का रिव्यू है, इस प्रकार के ये नोट्स हैं। ये इस प्रकार का पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम का उपयोग इसमें किया गया है। जहाँ पर फ्लो चार्ट से आपको समझना है, पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, आपको इजी लगेगा नोट्स पढ़ने में, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार के हमारे फ्लो चार्ट डायग्राम सहित सुपरवाइज़र का पैकेज है पूरा, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं।
तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य। पदानुक्रम की दृष्टि से जो वैश्य का स्थान है वो तीसरे स्थान पर आता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो वैश्य वर्ण है वो किस स्थान पर आता है, तो वो तीसरे स्थान पर आता है। उसमें व्यापारी, किसान और अन्य पेशेवर शामिल होते हैं। इस वर्ण की महिलाओं में पशुपालन, कृषि और व्यवसाय में अपने पति का समर्थन करके काम के बोझ को साझा करती हैं। ये पूछ सकते हैं किस वर्ण की जो महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ व्यवसाय में साझेदारी करती हैं, तो वो वैश्य वर्ण की महिलाएं रहती हैं। वैसे महिलाओं को किसी भी वर्ण के पुरुष से शादी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हालांकि शूद्र पुरुष से शादी करने का आमतौर पर प्रयास नहीं किया जाता था। सबसे चौथा जो वर्ण आता है जो कि उत्तर वैदिक काल में आया और जो द्विज के अंतर्गत नहीं आता है वो शूद्र होता है। पदानुक्रम में सबसे निचले स्थान पर इसने कब्जा किया है। मुख्य कार्य ऊपरी 3 वर्णों की सेवा करना और नौकरशाही का काम करना था। मतलब ऊपर के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य थे, ये शूद्र उनकी सेवा करते थे। इनको किसी भी तरह के अनुष्ठान करने से रोक दिया जाता था। उन्हें अथर्ववेद में वर्णित वेदों को सुनने और याद करने की अनुमति थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये अथर्ववेद में वर्णित किस शूद्र को किस वेद को पढ़ने और सुनने की अनुमति थी, ऐसा पूछ सकते हैं। तो शूद्र को अथर्ववेद को पढ़ने और सुनने की अनुमति थी। कुछ शूद्रों को किसानों और व्यापारियों के रूप में काम करने की भी अनुमति होती थी। शूद्र महिलाएं किसी भी वर्ण के पुरुष से विवाह कर सकती थी। हालांकि एक शूद्र पुरुष केवल शूद्र वर्ण की महिला से ही विवाह कर सकता था। मतलब महिलाओं को आज़ादी थी, पुरुष को आज़ादी नहीं थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वर्ण व्यवस्था का टॉपिक। इसके MCQ मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करा है तो करा दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे P सीरीज़ नहीं देखी है तो पूरे P सीरीज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।